अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 9th की जो न्यू बुक आई है बायोलॉजी की, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो भाई बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। अगर हम इसकी टिपिकल डेफिनेशन देखें जो आपकी बुक में है कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो देखिए भाई बायोलॉजी जो है वो ये, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि जैसे एक दरख्त होता है, उस दरख्त को हम कह सकते हैं कि वो एक साइंस है। अब जैसे उस दरख्त की जो होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं, कुछ मेन ब्रांचेस होती हैं और फिर जो ब्रांचेस होती हैं मेन, उनकी फर्दर ब्रांच। अब उन मेन ब्रांचेस की भी आपने देखा होगा एक दरख्त में फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी है तो उसकी भी फिर फर्दर सब ब्रांचेस हैं। अब वो सब ब्रांचेस हम आगे अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि साइंस की ब्रांच क्या है, बायोलॉजी। इसके बाद जो बायोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक लैंग्वेज है पूरी, उस ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है जो कि कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब कहीं पे भी आएगा तो वहाँ पे उसका मतलब स्टडी ही कंसीडर किया जाएगा। तो इस टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ। तो हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं हम उनको डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। वो फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर हम किसी लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करें तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से प्रोसेस के कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो डाइजेशन करेगा, उसमें मूवमेंट होगी, वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, ग्रोथ होगी, इरिटेबिलिटी होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, डेवलपमेंट होगी, रिप्रोडक्शन होगा। ये सारे प्रोसेस से तो आप फेमिलियर ही होंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो मेन 3 डिवीजन्स है, यानी कि सबसे पहले बायोलॉजी जो थी वो एक फील्ड बनाई गई, एक मेन ब्रांच बनाई गई साइंस की। उसके बाद फिर इसकी 3 फर्दर ब्रांचेस यानी कि डिवीजन, जो मेन डिवीजन्स थी वो पहले बनी। कौन कौन सी डिवीजन्स थी वो? सबसे पहले डिवीजन है जोलॉजी। जोलॉजी जो है वो वर्ड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बायोलॉजी, इसी तरह जोलॉजी भी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जू और लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, जैसे आप जू जाते हैं वहाँ पे भी आप देखते हैं वहाँ एनिमल्स होते हैं, तो जू का मतलब होता है एनिमल। एंड लॉजी का मतलब अभी मैंने आपको बताया स्टडी, तो जूलॉजी का मतलब क्या बन गया? स्टडी ऑफ एनिमल। तो अगर किसी को याद नहीं हो रही जोलॉजी की डेफिनेशन तो वो ये भी याद कर सकते हैं, जोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड इन विच we study about animals, और zoology is a branch of biology in which we deal about animals। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है वो है बॉटनी। तो बॉटनी भी इनिशियली ये भी ग्रीक वर्ड है और ये भी 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। सो अल्टीमेटली इट ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास है जो ब्रांच वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का क्या मतलब होता है? देखिए माइक्रो जो है वो माइक्रो जो होता है वो एक एक्सपोनेंशियल पावर को शो करता है, जो कि होती है 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिनको हम अपनी ह्यूमन आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। उनको देखा जाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच बनाई गई है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आ जाए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइंस एक ट्री है, उस ट्री की मेन ब्रांचेस है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब उन मेन ब्रांचेस को अगर हम देखें, जैसे एक दरख्त की मेन ब्रांचेस होती हैं, उनमें से फिर फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो इसी तरह हर एक मेन ब्रांच की फर्दर सब ब्रांचेस है, और बायो की भी अपनी सब ब्रांचेस है, जो कि हमारे पास हैं टोटल 15। यहाँ 15 दी हुई, लेकिन और भी हुए इसके अलावा ब्रांचेस। तो अभी आपकी बुक में से 15 है, तो हम सिर्फ 15 को समझेंगे। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। तो जो मॉर्फोलॉजी है वो भी ग्रीक वर्ड है। तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फॉर्म, तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। जैसे कि अगर आप एक दरख्त को देखते हैं तो उस दरख्त को आप सबसे पहले देखते हैं तो आपको दिखता है कि उसके कुछ ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं, बीच में एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जो कि जिसे हम ट्रंक पार्ट कहते हैं। जो चीज़ें आपने देखी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स थे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद थे, तो ये चीज़ कहलाती है मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना। हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी को भी हम देखें तो हमारे पास 2 आइज़ हैं, 2 अपर लिम्स है, 2 लोअर लिम्स है, तो ये भी एक तरीके से मॉर्फोलॉजी हो गई।
उसके बाद आती है एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है कि वो पार्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर हैं उनकी लोकेशंस को बताना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनल पार्ट्स की जो स्टडी होती है उसको एनाटमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सेल बायोलॉजी यानी सेल की स्टडी जो होती है, सेल के कंपोजिशन, सेल के ऑर्गेनल्स, इन सब को जो स्टडी करते हैं वो कहलाती है सेल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू स्टडी, यानी टिश्यू लेवल पे जो हम जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब मैं आपको इसी चैप्टर के एंड में एक टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ के बाद कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी आप ये समझ सकते हैं सिर्फ कि टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ से बना हुआ, उनको बोलते हैं नर्व टिश्यूज़। अब वो टिश्यूज़ अलग होंगे मेरे मसल टिश्यूज़ से, यानी जो मेरे हैंड में जो मेरे मसल्स हैं वो अलग टिश्यूज़ हैं। इसी तरह से मेरी जो बोन्स है वो अलग टिश्यूज़ से बनी हुई। तो हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज़ होंगे उनकी स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस, और लॉजी का मतलब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया स्टडी। तो फिजियोलॉजी फंक्शंस की स्टडी, यानी हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। जैसे अगर हार्ट की हम बात करें तो हार्ट हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। अब वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, तो ये जो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखते हैं कि क्या किस तरह से हमारा वो ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, उस स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। इसके बाद आते हैं टेक्सोनॉमी पे। तो टेक्सोनॉमी जो होती है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स और सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ग्रुप्स बना देते हैं, यानी ग्रुप्स बना के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में प्लेस कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक लाइन है या एक कैट की फैमिली है। अब वो जो कैट है उसकी जो पूरी फैमिली होगी उन सब में सिमिलैरिटीज़ होंगी, उन सब में सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, तो हमने एक ग्रुप बना दिया, कैट फैमिली है, ये कैट का ग्रुप है। इसी तरह से जिराफ, तो जिराफ के अंदर उसकी फैमिली में सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स की बेस पर हमने उनका एक ग्रुप बना दिया। तो जो ग्रुपिंग कर दी जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे या डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, तो उस ब्रांच को कहते हैं टेक्सोनॉमी। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ में, किस तरीके से जो थे साइंटिस्ट उन्होंने किंगडम्स बनाए, किस तरह से फाइलम और क्लासेस बनी। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो होता है बेसिकली ये बहुत ही सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जो स्टडी की जाती है उसको जेनेटिक्स कहते हैं, यानी डीएनए और डीएनए की कंपोजिशन, और डीएनए में कौन सी जीन्स होती हैं, उन जीन्स का क्या काम होता है, किस तरीके से ये जीन्स जो होती हैं इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स से न्यू सेल्स में, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें या ट्रेड जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सब पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स में। उसके बाद आ जाए डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो होता है वो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो बेसिकली क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट, देन उसके बाद जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद जो स्टेज आता है उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो उस एम्ब्रियो में किस तरह से डेवलपमेंट इनिशिएट होती है और वो एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, तो वो कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आती है प्लायंटोलॉजी। प्लायंटोलॉजी के अंदर जो है वो हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि अब इस दुनिया में बाकी नहीं है लेकिन उनके फॉसिल्स मौजूद हैं। फॉसिल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो पार्ट्स या वो पीसीज होते हैं जो रह जाते हैं ज़मीन के अंदर, और उनको देख के बताया जा सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म था कितने साल पहले इस दुनिया में आया था, किस तरह का था, क्या शेप थी इसकी और इसकी एज कितनी थी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्टडी की जाती हैं फॉसिल्स की मदद से। इसके बाद हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग या न्यू फील्ड आप कह सकते हैं बायोलॉजी के अंदर है। इसमें जो होता है वो बेसिकली मैनिपुलेशन और टेक्निक्स होती हैं जो कि जीन्स पर परफॉर्म की जाती हैं ताकि ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस किए जाएं जिनकी वजह से जो है वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाली ट्रेट या डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकें। उसके बाद बात करेंगे सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इंटरेक्शन बिटवीन
themselves और between the environment, यानी कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, या जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखिए, ये पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनका एक होस्ट होता है। होस्ट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के साथ वो अटैच होते हैं और उस बॉडी से वो अपना जो फूड होता है सर्वाइवल के लिए गेन कर रहे होते हैं, और उस फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एक होस्ट की बॉडी के साथ अटैच है लेकिन उसकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, उसकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो हम उसको सिम्बायोट बोलेंगे, पैरासाइट नहीं बोलेंगे। तो पैरासाइट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो और उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो बॉडी के फंक्शंस पे एक्ट करती हैं और किस तरह से उनको अप्लाई करना चाहिए डिजीज़ के लिए, बॉडी के फंक्शंस को इन्हांस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो है वो स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स की मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके। वो अभी हम आगे जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें मॉलिक्यूलर लेवल को भी देखेंगे। देन इसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायो है वो साइंस की एक मेन ब्रांच है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ट्री है, उस ट्री की कुछ मेन ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस की फर्दर ब्रांचेस होती हैं। तो बायो एक मेन ब्रांच है उस ट्री की, यानी साइंस की एक मेन ब्रांच है। तो अब जो दूसरी मेन ब्रांचेस हैं वो भी तो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो इसी तरह से जो बायो है उसके भी रिलेशनशिप्स होते हैं दूसरी मेन ब्रांचेस के साथ। जैसे बायो और केमिस्ट्री का रिलेशन होता है, बायो और फिजिक्स का रिलेशन होता है। तो उन बेसिस के ऊपर जो है वो दूसरी फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ डिवीजन्स है बायोलॉजी की। तो वो हमारे पास कौन कौन सी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स बायो की जिसमें हम पढ़ते हैं लॉज के बारे में, टेक्निक्स के बारे में फिज़िक्स की, जो कि अप्लाई हो रही होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे, यानी प्रोसेस ऑफ लाइफ पे अप्लाई हो रही होती हैं। यानी बेसिकली हम ऐसे टेक्निक्स, ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स में जो कि ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और उन प्रोसेस को अप्लाई करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जैसे फॉर सपोज़ आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो है वो एक्सरे होते हैं। तो एक्सरे बेसिकली क्या एक फिज़िकल टेक्निक है, सिर्फ टेक्निक है जिससे हम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स का एक इमेज जो होता है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से लेज़र टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है। तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, डिजीज़ का, कोई भी डिजीज़ हो तो उसका डायग्नोज कर सकते हैं, उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ब्रांच होती है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। तो मैथ्स तो आपको हर जगह ही नज़र आएगी, हर फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है, क्योंकि जो भी डेटा होता है उसे कलेक्ट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स अप्लाई हो रही होती है। तो बायो मैथमेटिक्स में भी यही होगा कि वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। रिसर्च वगैरह में ये बहुत अपनी जो है रोल प्ले करती है। इसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत ही बड़ी फील्ड है। इसमें जो, क्योंकि देखिए सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, और मॉलिक्यूल और एटम जितने भी हैं आपके सब केमिस्ट्री का ही पार्ट हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फील्ड है। इसमें जो है वो मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, सेलुलर लेवल पर जाके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री में ही होते हैं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके बाद आते हैं बायोजियोग्राफी। बायो का तो मतलब आपको पता है लाइफ, जियोग्राफी का क्या मतलब होता है? अर्थ की जो स्टडी होती है उसे जियोग्राफी कहते हैं। जियो का मतलब ही अर्थ है, जियोग्राफी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, अर्थ की अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। उन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए बायोजियोग्राफी की फील्ड जो है वो यूज़फुल होती है, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से रीजन का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उस एनवायरनमेंट के बेसिस पे वहाँ किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की। तो एक ऐसी फील्ड है जो कि डील कर रही होती है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ,
यानी कि कौन सी ऑर्गेनिज्म की कितनी प्रोडक्शन होती है, किस तरह से कौन सा स्पीशी जो है उसकी कितनी पॉपुलेशन कौन से एरिया में है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सोसाइटी को कितना बेनिफिट पहुंचा रहा है। जैसे फॉर सपोज़ अगर हम बात करें काऊ की, तो काऊ बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट पहुंचाती है सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो हम मिल्क हासिल कर रहे हैं। उसको जब हम ज़िबा करते हैं, स्लॉटर कर देते हैं, तो उसका मीट हम खा सकते हैं। इसी तरह से जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक तरीके से अगर हम काऊ को देखें तो काऊ सोसाइटी में एक बेनिफिट पहुंचा रही है। तो बाय इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काऊ जो होती है सोसाइटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। बाकी इस चैप्टर का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ इस बुक की लास्ट में जो आपकी बुक है उसके लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ठीक है, सवाल जवाब हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स से MCQs है, तो उनको भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल जाए। और आपका जो कोर्स है वो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस चैनल के थ्रू कंप्लीट करवाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।